जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में एक अफसर समेत 3 जवानों की शहादत का पूरा देश बदला मांग रहा है। आतंक का गुनहगार पाकिस्तान, इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि डोडा हमले में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक बार फिर पूरा खेल सामने आ गया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नए सिरे से बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। पहले कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग आतंक का गढ़ माना जाता था, मगर अब जम्मू के कठुआ, रियासी और डोडा इसके ऐसे इलाके जो जम्मू के हैं, ये आतंक का नया अड्डा बन गए हैं। सरहद पार से बल्क में आतंकी भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है और इस बार इंटेल के मुताबिक पाक सेना ने अपने ही पूर्व सैनिकों को आतंकी के भेष में भेजना शुरू कर दिया है। पाक के इस नापाक साजिश को खत्म करने के लिए किस तरकीब या किस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, इस पर हम आज अपने पैनल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले में एक अफसर समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरा देश गम और गुस्से में है। एक तरफ देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, तो दूसरी तरफ आतंक के खेप भेजने वाले पाक की नापाक साजिश के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की जा रही है। वहीं डोडा के घने जंगलों में आतंकी लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। हालांकि आतंकियों का काम तमाम करने के लिए सेना कमर कस चुकी है। जंगल में पहाड़ों, नदियों और नालों पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। डोडा में अब भी कई आतंकी छिपे हैं, जिसका खात्मा करने के लिए सेना लगातार घने जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकी बच नहीं पाएंगे। कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन के बाद आतंकियों की कमर टूट गई है, जिसके बाद जम्मू में अचानक आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। That's absolutely right. First thing is our heart goes out to the bereaved family and the loss of our brave hearts who have martyred for the cause of protecting our country. Soldiers, 4 soldiers and a Major Saab, full sympathies and full condolences to them. But that does not make or dilute this situation at all. घाटी में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान अपनी सेना के पूर्व जवानों को आतंकी के भेष में भेज रहा है। जिस तरह पाकिस्तानी आतंकी जंगल में बैठकर चाल पर चाल चल रहे हैं, ये भाड़े के आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के ही पूर्व सैनिक हैं। इसकी वजह यह है कि ये आतंकी जंगलों में छिपे रहते हैं और घात लगाकर सेना पर हमला करते हैं। दरअसल घाटी में अमन चैन से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी चल रही है। अगस्त महीने के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठनों की कोशिश चुनाव में खलल डालने की है। इसके लिए पाकिस्तान ने पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है और इसी के तहत पाकिस्तानी सेना अपने पूर्व जवानों को आतंक के भेष में जम्मू भेज रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के इस आतंकी खेल पर अंतिम प्रहार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करा दूं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट, और आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ शमूलियत करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तीनों का मेरे शो पर। ब्रिगेडियर विनोद, आतंकवादियों की हमलों के प्रेसिशन और ट्रेनिंग से महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसरों के जानिब से ये अटैक्स हो रहे हैं डोडा में। क्या सिर्फ उनकी शातिर अंदाज की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है या और भी सबूत मिले हैं कि ये रेगुलर भाड़े के आतंकवादी नहीं है? जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह के सबूत मिले हैं, तो उसमें ये बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान जो प्रायोजित रूप से आतंकवाद को फैला रहा है, उसके अंदर, क्योंकि देखिए काडर रिक्रूटमेंट वैली में बिल्कुल खत्म हो चुका है या बहुत ही कम रह गया है। फंडिंग को बिल्कुल सील कर दिया गया है, फंडिंग हो नहीं रही। एनआईए का जो शिकंजा है वो काफी कसता जा रहा है वादी कश्मीर पे।
और मैं खुद वादी कश्मीर में रहा हूँ, मेरी बुनियादी तालीम भी वहीं हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ, 3-4 टेन्योर मैंने वहाँ किए हैं। तो जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट ने कश्मीर में खासकर जो नॉर्थ कश्मीर था वहाँ आतंकवाद का बिल्कुल कमर तोड़ दी है। लेकिन ये जो आतंकवाद है अब साउथवर्ड चलना हो गया है, क्योंकि देखिए आतंकवाद भी एक पानी की तरह होता है, जहां ढलान होती है वहीं की तरफ ये बहने लगता है। और क्योंकि जम्मू रीजन एक डेवलप्ड रीजन है, इंतखाबात होने वाले हैं अगले महीने, शायद इलेक्शन हो वादी कश्मीर में और जम्मू में, तो दहशतगर्द ये नहीं चाहते, या जो पाकिस्तान में जो एजेंसीज हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं, वो नहीं चाहते कि वहां पुरअमन तरीके से इंतखाबात हों। और जिस तरह से टर्नआउट आपने देखा लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखा गया, तो वो उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने अपने जो डिप्लॉयमेंट है उसको री इंजीनियर किया है, और ये जो वारदातें हैं ये केवल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं। हमारे जो ऑपरेशन है उसमें डिले इसलिए भी थोड़ी हो जाती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई जो असैनिक बाशिंदा है या कोई इस तरह का जो वहाँ का शहरी है उसमें कोई नुकसान हो। लेकिन यकीनन इन जो वारदातें हैं इन पे कमी आएगी। और जैसा आपने खुद कहा, क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा देखा जाता है कि साहब कोट लखपत जेल हो या कोई और जेल हो, वहां से लोगों को जो वहाँ सजा याफ्ता लोग होते हैं या जो एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि मैं कारगिल वॉर का भी हिस्सा रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि जब पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को लेने से इनकार कर दे, जब उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी आइडेंटिटी पेश की गई, तब भी उन्होंने अपने सैनिकों को कबूल नहीं किया। तो भारत में ब्रिगेडियर बाजवा हुआ करते थे हमारे कमांडर साहब उस समय, तो उन्होंने करीब 30 ऐसे सैनिकों को बिल्कुल एहतराम से, इज्जत से हमने उनको दफनाया, क्योंकि सोल्जर का कोई धर्म नहीं होता, सोल्जर का काम केवल अपने देश के लिए लड़ना होता है, और भारत इस बात को बखूबी निभाता है। जी, सुशील पंडित जी, ब्रिगेडियर विनोद ने फंडिंग की बात की, तो क्या चाइना इन अटैक्स को फंड कर रहा है ताकि गलवान के बाद एलएसी पे ज्यादा तादाद में भारतीय फौज जो तैनात किए गए हैं उन्हें सरकार जम्मू डाइवर्ट कर ले? अगर कर भी रहा हो तो उसका क्या मतलब, क्या कीजिएगा आप? पाकिस्तान को फंडिंग की इसकी आवश्यकता जहां से मिलती है वो कर लेते हैं, चाहे वो पहले काउंटरफीट करेंसी छाप लेते हों, चाहे वो ड्रग रनिंग करते हों, चाहे वो भीख मांग करके लाते हों, कहीं से भी लाएं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। पाकिस्तान तो जो करना चाहता है वो कर रहा है, करता रहेगा, और बार बार ये दोहराना कि ये लश्कर है, ये जैश है, ये पाकिस्तान है, ये इसका पैसा है, ये उसका पैसा है, इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। हम इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये एक युद्ध ही है जिसे हम युद्ध मानने से मना कर रहे हैं। हम इसको आतंकवाद कह देते हैं, हम इसको कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह देते हैं, हम इसको एक अनकन्वेंशनल वॉर कह देते हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कह देते हैं। हमने बहुत सी इसके लिए परिभाषाएं, डेफिनेशंस गढ़ ली हैं। ये एक वॉर है जो पाकिस्तान अपनी सहूलियत पर, अपनी कन्वीनियंस पर लड़ रहा है, और ये वॉर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉर है उससे ज्यादा खतरनाक है। कश्मीर में हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में आज तक जितनी भी कन्वेंशनल वॉर्स में जितने भी शहादतें हुई हैं, जितने भी बलिदान हुए हैं, उससे ज्यादा लोग खोए हैं। तो इसको युद्ध ना मानना, इसको वॉर ना मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा खुद को धोखा देने वाली बात। अब अगर ये वॉर है, जो कि ये है, और पाकिस्तान इसको अपनी सहूलियत, अपनी कन्वीनियंस, अपने हिसाब से लड़ना चाह रहा है, तो हम उसे ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? वो इसे हमारी टेरिटरी में लड़ रहा है, वो इसको लो इंटेंसिटी के थ्रू लड़ रहा है, वो अपनी कन्वेंशनल आर्मी का इस्तेमाल न करते हुए लड़ रहा है। हमें ये वॉर उसकी टेरिटरी में ले जानी पड़ेगी, उसकी कन्वेंशनल आर्मी पर थोपनी पड़ेगी, और अपनी सहूलियत से लड़नी पड़ेगी। उसको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देनी पड़ेंगी जिसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। जब तक हम इसको उसकी सुविधा से लड़ेंगे तब तक हम ये झेलते रहेंगे, और ये हम पिछले 40 साल से झेल रहे हैं। हमने पंजाब में झेला, हमने कश्मीर में झेला, और
पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है। हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते हैं। हम कहते हैं सर काट लिया, चलिए 10 सर काट के लाएं। हम कहते हैं पुलवामा कर दिया, चलिए बालाकोट करें। उरी कर दिया, चलिए सर्जिकल स्ट्राइक्स तो करें। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं सुशील जी कि हमें जो मैं है इसमें जंग की मैं ये सजेस्ट कर पहला रहा हूं कदम हमें कि उठाना है। इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास है। वो तय करता है कब मारना है, कहां मारना है, कैसे मारना है, किसको मारना है, ये पाकिस्तान तय करता है। ये हम तय करना शुरू करें कि पाकिस्तान को कब, कहां, कैसे, कितनी चोट देनी है। जब तक पाकिस्तान घुटनों पे ना आ जाए और जी। ये स्वीकार न करे कि आगे से कतई वो ये सब नहीं करेगा। आप देखिए M4 कार्बाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। M4 कार्बाइंस पाकिस्तान में नहीं बनती, भारत में नहीं बनती, ओपन मार्केट में नहीं मिलती। ये सबको पता है कि ये अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस छोड़ करके गई थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वो जखीरा लेकर के आज इन जिहादियों को इससे लैस कर दिया है। वो जिस एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेम्पर्ड स्टील वाली बुलेट्स हैं जो आर्मर को भेदती हैं। ये क्या किसी बहुत बड़ी सूझबूझ की आवश्यकता है जानने के लिए कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? हम बिल्कुल। क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और आए दिन अपनी कीमती जानों का बलिदान उत्सर्ग कर रहे हैं? बेशक क्यों कर रहे हैं? बेशक। क्यों होने आरजू दे रहे हैं? काजमी जी, जैसे कि सुशील पंडित जी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सहूलियत से ये जंग लड़ रहा है, तो अब पाकिस्तान की आवाम तो आगाह हो गई है, होने लगी है रादर कि मतलब इस तरह से कि अवेयरनेस एक तरह की आ गई है पाकिस्तानी आवाम में, तो ज्यादा लोग अब दहशतगर्द तंजीमों में दाखिला करने से परहेज कर रहे हैं। तो फिर क्या पाकिस्तानी हुकूमत अब अपने रिटायर्ड ऑफिसर से टेररिज्म करवाएंगे? इतने बुरे दिन आए हैं क्या? वहां क्या पेंशन वेंशन नहीं देते क्या रिटायर्ड ऑफिसर्स को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बात कहीं पर भी कोई प्रूफ नहीं कर सका है कि ये पाकिस्तान आर्मी के लोग थे या ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स वो थे। जिस ग्रुप ने ये जिम्मेदारी ली है उसका नाम है कश्मीरी टाइगर्स। आपको सबसे पहले देखना होगा कि भारत के अंदर कौन ऐसे लोग हैं या भारत के या कश्मीर के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं या इस तरह से अटैक करने के लिए मदद दे रहे हैं किसी को। इसके लिए आप अगर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर कहते रहेंगे तो ये चीज़ सालों से चल रही है और बरसों चलती रहेगी। जैसे सुशील पंडित जी को मैंने एक बार ये भी पूछा था कि जो आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है उनको कश्मीर से निकाला गया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने किया, तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर का वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो लोग कर रहे हैं, तो आपके लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे? जो कि पाकिस्तान आपके मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है, हमारे पास तो इतना कुछ है भी नहीं सिक्योरिटी के लिए जो कि भारत के पास है। और जो लोग अंदर से कबूल कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि उन्होंने किया था, सबसे पहले तो उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कहाँ से पैसा लिया या कहाँ से उनको लोगों ने कहा करने के लिए, तभी आप किसी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। वरना जो डिबेट्स हम लोग कई सालों से कर रहे हैं ऐसे ही चलती रहेगी और कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को भी पहले की और बात थी, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इस तरह की बातों से, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कि हम FATF में भी हम फंसे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, हर तरफ से लोन भी हमारे ही बंद किए जाते हैं। तो पाकिस्तान अब इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जो ग्रुप जिसने जिम्मेदारी ली है कम से कम उससे तो पकड़िए, उससे तो पूछिए, वो तो आपके पास है, आप लोगों को पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने भी और सुशील पंडित जी ने भी कि एक नई रणनीति की जरूरत है, एक नई तरीके से इसको देखने की जरूरत है, इसको एक जंग की तरह डिफाइन करने की जरूरत है हमें। दो पैनलिस्ट इस चीज को आगे रख रहे हैं कि शायद डोडा में जो अटैक्स हो रहे हैं और इतने सालों से जो ये चलता आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, पहले कश्मीर में हुआ करता था, अब जम्मू में हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रणनीति ही बदलें। तो ब्रिगेडियर विनोद, आपके पास आऊँगी, क्या नतीजा निकला उस हाई लेवल मीटिंग का जो कुछ दिन पहले हुआ था? जाहिर बात है कि डोडा में फ़ौज की तादाद बढ़ने से लद्दाख बॉर्डर पे चाइना को खुला हाथ मिल जाएगा, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा दहशतगर्दी को काबू में करने के लिए? क्या ये, जैसे आरजू ने कहा, क्या ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पकड़े जाते हैं दहशतगर्द उनसे पूछताछ की जाए कि कहाँ से आप गन्स ला रहे हैं, हथियार ला रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही है अभी तक? तो ये चीज़ें इन पर क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए, काम तो इन पे हो रहा है और ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी एंड
मैं आरजू की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये इतने वर्षों से चला आ रहा है। आप देखिए 90s में ये शुरू हुई दहशतगर्दी कश्मीर में। मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैंने बड़ा पुरअमन पीरियड वहाँ देखा है। वहाँ जो पंडित थे और मुस्लिम थे वो बड़े पुरअमन तरीके से रहते थे। लेकिन 90 के बाद आज देखिए, आज करीब 35 एक साल हो गए और बदस्तूर यही सिलसिला चलता आ रहा है। ट्रुप्स रिसाइकिल होते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग दूसरे आ जाते हैं। सरकार को चाहिए, जो सुशील पंडित जी ने कही थी, मैं उनकी बात से भी सहमति रखता हूं कि जब तक आप ये टेरर बेसिस जो है, जो लॉन्च पैड्स हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो जो बॉर्डर एरियाज पे है वहां हो, जब तक आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब तक आप इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को, और पंडित साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक मिलिट्री एनालिसिस की उन्होंने, कि आप कोई भी नाम इस कॉन्फ्लिक्ट को दे दें, जब तक आप इसको दुश्मन की उसमें नहीं ले जाएंगे टेरिटरी में, जब तक वो रेसिपी टेस्ट नहीं करेगा, तब तक उसको इस बात का इल्म नहीं होगा, ना उस बात को वो कबूल करेगा। तो हमें चाहिए कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इस तरह का टेक्नोलॉजी असला भी है, हमारे पास सेना भी है, वी आर द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। मगर दुश्मन को उसकी ये इस जंग को दुश्मन के इलाके में ले जाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उसके टेररिस्ट कैंप हैं या जो उसके मरकज हैं और इस तरह की जो जहां वो ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, लॉन्च पैड्स हैं, जब तक आप उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे, अगर एक यहाँ अटैक होता है तो इमीडिएटली, जैसा अभी बताया कि साहब ये कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो अगर कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो जो उसके बेसिस है, क्योंकि ये इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि आपको पता लगाना कि साहब ये इनके मरकज कहाँ हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं, इनको कहां से फंडिंग आ रही है। तो जब तक आप उनको उनके ऊपर हैवीली नहीं आएंगे, हमें एक एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार करना पड़ेगा। तो ब्रिगेडियर विनोद, क्या रीजन है कि 2 सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराने ही बंद कर दिए? अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने कहा कि लॉन्च पैड्स को अटैक करने की जरूरत है, तो वही मैं कह रही हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक करने क्यों बंद कर दिया हमने? लॉन्च पैड्स को अटैक करने क्यों बंद कर दिए बालाकोट के बाद? हाँ, ये जो सरकार है उसके, देखिए, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर होता है तो उसमें सरकार की सहमति जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारी जो सेना है, आप देखिए, लीडरशिप प्रेडोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही उम्दा और आला दर्जे की हमारे यहाँ सिखलाई है, ट्रेनिंग है, मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं। तो हमारे यहाँ केवल उनको सिर्फ आदेश की जरूरत है, और जब तक आप इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इस तरह की जो जहां जहां उनकी ट्रेनिंग है, लॉन्च पैड्स हैं, उनको बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक ये बदस्तूर इस तरह के ही वारदातें चलती रहेंगी। तो हमें थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चर को अख्तियार करना पड़ेगा। सुशील जी, ये जिस आदेश की बात कर रहे हैं, जी ब्रिगेडियर विनोद, मैं आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ सुशील जी के पास। जिस सरकार के जिस आदेश का इन्होंने जिक्र किया, वो आदेश क्यों नहीं मिल रहा है? भारत की ये रणनीति थी और इस रणनीति को भारतीय डिप्लोमेसी ने अच्छे से निभाई भी, कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत और दहशतगर्द चेहरे को दुनिया के सामने लाके एफएटीएफ को मजबूर करें और पाकिस्तान को दुनिया भर की बैंक्स और गवर्नमेंट्स कर्जा देना बंद करें, ताकि फाइनली पाकिस्तान कंगाल हो जाए और टेररिज्म की फंडिंग ना कर पाए। मगर फिर चाइना पीछे बैठा है स्पॉन्सर बनके। तो भारत की अब क्या रणनीति होनी चाहिए? चाइना को कैसे मात दी जाए? याना जी, भारत की जब रणनीति ही इस मामले में स्पष्ट नहीं है, नीति में निरंतरता नहीं है, तो सुझावों का क्या फायदा? अब आप मुझे बताइए, हम एक तरफ कह रहे हैं कि इस युद्ध को पाकिस्तान के खेमे में, पाकिस्तान की जमीन पर कैसे ले जाया जाए, और दूसरी तरफ हमने 2021 में उनको एक अच्छा खासा सीज फायर तश्तरी पर रख के दे दिया, जब उनको आवश्यकता थी अफगानिस्तान अपने ट्रूप्स रिमूव करने की। उस देश को हमने ये सीज फायर दिया है जो 2003 के सीज फायर का निरंतर उल्लंघन करता रहा है और आज फिर उल्लंघन किया है। ऐसे देश को, ऐसे दुश्मन को अभय देने का क्या फायदा? क्यों दिया हमने? क्या लाभ हुआ उसका हमें? आज हम अगर ये तय कर लें कि जिस पोस्ट से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग आएगी, उस पोस्ट को भारत की सेना जीतकर अपने पास रखेगी, नहीं लौटाएगी, अगर ये नीति तय कर लें तो मैं मजाल है कौन सी पाकिस्तानी पोस्ट हम पर फायर करेगी। हम अगर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस इंपोज करने की नीति ना अपनाएं
हम इसकी जगह डोजियर्स भेजें, फाइलें भेजें, सबूत भेजें, अपील करें, भर्त्सना करें, कड़ी निंदा करें, तो ये रुकने वाला नहीं है। हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कड़ी निंदा करते रह गए, कुछ नहीं हुआ कड़ी निंदा से। जी। तो हम लोग थोड़ा होश के नाखून लें याना जी। हमारी सरकार ही जवाब दे सकती है कि ये निर्णय क्यों नहीं आ रहा है, और सरकारें तब जवाब देती हैं जब उन पर दबाव बनता है। लोकतंत्र में लोक मत का दबाव जब तक नहीं आएगा, जब पूरा देश एक स्वर में नहीं पूछेगा कि हम और कितने लोग मरवाएं, अपने कितने बेटे खोएं, जाहिर बात है सुशील कितनी जी जाने कि जाएं। सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ कमजोरी दिखाई दे रही है, और लेकिन लोगों का दबाव कम नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कितने मुजाहरे हो रहे हैं देश भर में कि हमें बदला चाहिए। अब ये हत्याएं जो हो रही हैं, जो हमारे वीर जवानों की जो शहादत हो रही है, ये अब नहीं बर्दाश्त होंगी। बहरहाल आरजू काजमी, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भारत से जुड़ता है उसको गद्दार, मुनाफिक कह के वाजिबुल कत्ल बना देते हैं पाकिस्तानी मीडिया नैरेटिव। तो मगर इलेक्शन से पहले अफस्पा हटाने की बात हो रही है, और अफस्पा हटने से जो चंद कश्मीरी भारत से नाराज हैं वो भी दिल से जुड़ जाएंगे भारत के साथ। तो क्या ये वजह है कि जम्मू में दहशतगर्दी को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि भारतीय हुकूमत अफस्पा ना हटाएं और रंजिशें जिंदा रहें कश्मीरी और भारत के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ जो दहशतगर्दी या टेररिज्म हो रही है उसके लिए आपको अपने यहाँ भी देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजीब सी है लेकिन मैं फिर भी देती हूँ कि अगर आपके किचन में कॉकरोचेस बढ़ जाएं या घर में, तो आप अपने घर में स्प्रे करते हैं, पड़ोस में जाके स्प्रे नहीं करते कि वहां से कैसे आ रहे हैं, या अगर वहां से आ भी रहे हो तो आपको पहले अपने यहाँ देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब तक अपने यहाँ सफाई नहीं करेंगे, पड़ोस में जाके अगर आप जितना मर्जी स्प्रे कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ना ही ये कोई एक आम सी बात है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान पे अटैक कर दीजिए या पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दीजिए। इस तरह से कोई मसला हल होने वाला नहीं है आपका। आपके यहाँ जैसे अभी कहा जा रहा है कश्मीरी टाइगर्स, उन्होंने नाम बताया है, इसी तरह से कई ग्रुप्स पहले भी रहे हैं कश्मीर के अंदर, आप भी जानती हैं। ये वही हाल है जो हमारे यहाँ बलोचिस्तान में जो कुछ होता है, पाकिस्तान उठ के कह देता है जी भारत करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं देखता कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, या वहां के लोग हमसे क्यों नाराज हैं, या वहां के ग्रुप्स क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत को नहीं बीच में लाना चाहिए बलोचिस्तान के लिए, इसी तरीके से कश्मीर के लिए बेशक आप पाकिस्तान को लाइए, जरूर बोलें पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आप अपने आप ही तो देखें कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को कह देने से आप चाहे 100 साल बोलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देश के बाहर किसी भी ताकत को इल्ज़ाम देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि देश के अंदर कौन सी गतिविधियां हो रही हैं उस पर हम ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आतंक के इस नापाक खेल को अब पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आर या पार की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब देश को और जवानों की शहादत बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार और सेना को मिलकर अब नई रणनीति पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के दो दुश्मन, एक हमले करने वाला और दूसरा हमलों को स्पॉन्सर करने वाला, इसी तरह भारत माता को अगर जख्म देते रहें तो ऐसा नहीं चलेगा।